हेलो लर्नर्स। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा है, पहले से लिख रखा था, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये ग्रामर का एक ऐसा मतलब कि पहलू है, अप्लाइड पहलू है, डायरेक्ट इसको नहीं आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने ग्रामर की अच्छी मतलब कि नॉलेज हासिल की है और आप लगातार अंग्रेजी पठन पाठन में जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ आपको आसान लगेगी, क्योंकि जैसा ये लिखा हुआ है सेंटेंस अरेंजमेंट, तो सेंटेंस अरेंजमेंट, तो सेंटेंस का तो आप एक मीनिंग जान सकते, आपको मीनिंग पहले से पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हमको मीनिंग प्रोवाइड करता है, वेल एस्टैब्लिश्ड मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके स्तर पे, इस बेसिस पे आपको इस पूरे मतलब की प्रक्रिया में, जो ये चैप्टर आप हम पढ़ेंगे, उस पूरे प्रक्रिया में ध्यान क्या देना है कि ये क्या एस्टैब्लिश करना है, एक ऐसा सेंटेंस के मतलब कि पार्ट्स का एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करना है जिससे क्या बन जाए, एक अरेंजमेंट बन जाए। देखिए, इसके बहुत सारे आयाम भी होते हैं, लेकिन पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास जब सेंटेंस जब उपलब्ध होंगे प्रश्न में, तो हो सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस आपको मिल जाए। एक कंप्लीट सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस के पार्ट्स होंगे। उस सेंटेंस को क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट इस तरह से बटा रहेगा। मतलब अगर पूरे एज होल जोड़ दिया जाए, मतलब कि मान लो कि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और बीच से कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, ऐसे, और सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तो लग रहा है सामान, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, मान लीजिए ये ऐसे बना रहेगा और ये स्ट्रक्चर में ये ऐसे रहेगा किया हुआ, फिर इसका वाला ऐसे नहीं रहेगा, इसका वाला ऐसे रहेगा किया हुआ, और फिर ये वाला जो रहेगा इसमें वही पोर्शन होंगे, जैसे ये हो गए और ये वाले पोर्शन। और आप आपको समझ में एक चीज आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं ना, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है कि मतलब ये जाके यहाँ पे सेट होगा, ये जाके यहाँ पे सेट होगा, और ये जाके यहाँ पे सेट होगा, और तब जाके एक होल ये बनेगा। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसके माध्यम से बताना आपको चाह रहा हूँ कि आपके सेंटेंस जो होंगे वो हो सकता है कि आपके एक सेंटेंस जो दिया हुआ हो, अगर पूरे पूरे को हम जोड़ते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बनता है, और आपको मिलेगा इस तरह से, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे और ये मिलेंगे, ठीक है। और जब ये चारों मिलेंगे अलग अलग फॉर्म में, तो ये जरूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रम में लिखा है, एक अरेंजमेंट पहले से स्थापित है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जब वहां प्रश्न आपके आएंगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पे हो, और ये यहाँ पे हो, और ये यहाँ और ये यहाँ पे हो। मतलब कि इस तरह से अरेंज्ड होंगे जिसमें कि आपको तालमेल आपको खुद खोजना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, आपको इसमें तालमेल खुद खोजना पड़ेगा कि इस वाक्य के इस पार्ट में, ये जो पूरा सेंटेंस था उसको अगर 4 टुकड़ों में बांटा गया या 5 टुकड़ों में बांटा गया, तो इस पार्ट के अंत वाले और इस पार्ट के शुरू वाले में कुछ इस तरह का रिलेशन है, जो कि साथ साथ शब्दों को एक साथ लाने से कुछ नया नियम, कुछ एक नया सेंटेंस, वो जो सेंटेंस का पैटर्न है, वो सेंटेंस का पैटर्न क्या हो सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। इसीलिए इसका नाम बाद में क्या लिख दिया, सेंटेंस के साथ क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट है। मतलब कि देखो, अब मैं बता रहा था कि एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि सेंटेंस के एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मोर देन वन सेंटेंस, मोर देन वन सेंटेंस हो सकते हैं, एक से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं, और उस एक से अधिक सेंटेंस में आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा। उस सेंटेंस में आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा, जिससे कि आप उस आगे वाले सेंटेंस का पिछले सेंटेंस से या पिछले सेंटेंस से अगले सेंटेंस का एक रिलेशनशिप आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो यहाँ अगर ये चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पहला में क्या होगा, एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट कर सकता है, या एक प्रकार क्या हो सकता है कि बहुत सारे 1 से 2 सेंटेंस हो, 2 से 3 सेंटेंस हो, और उसको अरेंज कर दिया जाए। और ये एसएससी में आता है, मेनली एसएससी में ये वाला पोर्शन आता है। बैंकिंग सेक्टर में ये देता है, और बैंकिंग सेक्टर में इससे थोड़ा सा और टफ क्या करता है कि वो सेंटेंस को क्या करता है ना, कि आपको सेंटेंस के 5-6 सेंटेंस दे देंगे, और उस सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको बताना, पहले तो अरेंज आपको करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 कौन सा सेंटेंस का पैटर्न है, कौन पहले कौन बाद में। और उसके बाद आपको, अगर आपने वो अरेंज कर लिया तो आपको आसान है, फिर आपसे पूछ सकता है कि 5th नंबर का सेंटेंस कौन सा होगा, 4th नंबर का सेंटेंस कौन सा होगा, 2 नंबर का सेंटेंस कौन सा होगा। तो वो उस तरह से आपसे पूछ सकता है, 1st 2nd 3rd का अरेंजमेंट एक पूछ सकता है। तो ये में बेसिकली 3 तरह के ये अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। बेसिक एक पहला जो होता है
वो सिर्फ एक सेंटेंस के बाइफर्केशन पे होता है, दूसरा 2 से 3 सेंटेंस एक साथ जोड़ दिए जाते हैं अलग अलग करके अर्थ के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, और तीसरा जो होता है वो होता है मोर देन 2 और 3 सेंटेंस, और एक मतलब एज अ होल 5-6 सेंटेंसेस, और उसको अरेंज करना होता है। तो ये हम पढ़ेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट में। देखिए अगर इसके नियम की बात करें तो ये बेसिक जो मैंने बताया, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है कि एक जो अरेंजमेंट है ना, एक जो कैसे सेंटेंस को एक वाक्य बन सकता है, वो वाला अरेंजमेंट हमें ध्यान देना है। अगर उन सब चीजों को हम ध्यान देते हैं तो बेसिकली इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, और इसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब देखो ये ग्रामर का चैप्टर है तो ग्रामर की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। ग्रामर की अच्छी समझ होने का मतलब है कि आपको, जैसे कि कुछ, अब अगर मैं नाउन की बात करूँ, सिर्फ अगर बेसिक चैप्टर की बात करूँ, जब मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा अभी, अब नाउन्स की बात करता हूँ तो नाउन्स के साथ अब देखिए, जैसे कि कोई एक मान लो कैटल, मान लीजिए कैटल कोई बर्ड है, तो उस बर्ड के बारे में आप जानिए कि वो बर्ड अपने साथ आर्टिकल लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। थैंक यू फॉर वेटिंग। एक्चुअली होता क्या है ना कि लाइन कभी कभी कट जाती है और उसके लिए जाके बोलना पड़ता है कि लाइट दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वेटिंग। मैं बात कर रहा था कि इससे अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो ग्रामर को आप अलग से, आप अगर आपने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, तब तो ठीक है, और नहीं तो आपको बेसिक से पहले ग्रामर जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि नाउन की बात करूँ, मैं चैप्टर वाइज आ रहा था, शायद मुझे याद है, मैं चैप्टर वाइज आ रहा था कि जैसे कि नाउन आप पढ़ते हैं, तो देखिए मैं एक चीज़ में अभी आपको समअप करूंगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ठीक है, आपके लिए उन चीज़ों को आप देख लीजिए तब इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ तुरंत प्रश्न में आऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे होता क्या है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर नाउन को आप पढ़ते हैं तो नाउन में आप कोई भी चैप्टर आप ईरर बनाए, कुछ भी बनाए, तो नाउन में आपको क्या करना है, वर्ड स्पेसिफिक जो रूल्स हैं, जैसे कि कैटल हो गए, मॉब हो गए, पार्लियामेंट हो गए, पब्लिक हो गए, ज्यूरी हो गए, ये सब जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप रट जाइए। उन वो वर्ड्स जो हैं वो आर्टिकल लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो कौन से वर्ब लेते हैं, ये बेसिक चीज़ पहले नाउन में याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि अगर ये आपको पता है सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सूटेबल वर्ब्स चुन सकते हैं उसके लिए। एक काम ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि कभी कभी हम देखते क्या है ना कि नाउन के साथ जब नाउन आता है तो वो नाउन न होकर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो वो नाउन इन कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स के सेट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे बंच ऑफ की, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो किसके साथ कौन से वर्ड्स आते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, ये सब चीज़ जानने हैं। उसके साथ कैसे कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं वो जानने हैं। ये ग्रामर का सेक्शन है। तो आप एक चीज़ से समझ सकते हैं कि नाउन में आप नाउन के साथ सिंटैक्स के रूल को साथ लेके चल सकते हैं कि सिंटैक्स के रूल में कौन से रूल्स को कहाँ पे किस नाउन के साथ कैसा वर्ब लेंगे वो अप्लाई करना है। अगर प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के यूज को पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके सेंटेंस को बड़ा करने का प्रयास करते हैं, सब्जेक्ट को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस को अलग अलग भाग में हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोनाउन का सेक्शन आएगा, सिंटैक्स वाला सेक्शन सब जगह हर एक चैप्टर में आएगा। एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। एडजेक्टिव्स में आपके आर्टिकल के यूज हो गया स्पेशली। फिर आपके डिग्री ऑफ कंपेरिजन के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डिग्री ऑफ कंपेरिजन के स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगता नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये चीज आएगा। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे कुछ वर्ड से स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आते हैं, उनको तो रटने हैं, क्योंकि उसमें कोई चांस नहीं है, वो आप रटिए, प्रीपोजिशन रटिए, उसका दूसरा कोई चांस नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं भी हूँ तो मुझे भी डर लगता है, उससे डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि इतने प्रीपोजिशंस हैं कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खाली हो जाता है यार, सच में। फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी रटने पड़ते हैं। फ्रेजल वर्ब हो, क्वेश्चन उसको क्या प्रीपोजिशन हो, ये दोनों चीज़ रखने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो इडियम्स फ्रेज वाले होते हैं, कुछ वर्ड्स लिख देंगे, उसको 2 पार्ट में बांट देंगे, आपको ये अरेंज करना होता है। तो अगर आपको याद है तो अरेंज, तो एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा कि उस तरह के अरेंजमेंट भी आ सकते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रखो, क्या रखना, क्या है रखना, ये है ना कि ये जो अरेंजमेंट वाला पोर्शन है ना, ये पूरा ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बात मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में बताई थी
उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी जो अंग्रेजी के रेगुलर पाठक हैं, फ्रिक्वेंट रीडर हैं। क्योंकि यदि आप अंग्रेजी लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो आपको सेंटेंस की समझ होगी, और जब सेंटेंस की समझ होगी तो आप खुद ब खुद उन चीज़ों को समेटना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो आपको होगा क्या ना कि आपको लगेगा सेंटेंस का पैटर्न ही अजीब लगेगा। क्योंकि आप कितने सेंटेंस पैटर्न रट सकते हैं, सामान्यतः कुछ सेंटेंस पैटर्न रट सकते हैं, लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं अंग्रेजी के, बाकी को जब आप समझते हैं, सोचते हैं, दिमाग में लाते हैं कि हाँ इस तरह के सेंटेंस भी लिखे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों में मदद आती है। तो इस चीज़ को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ें। और यही नहीं, इसके बाद जो क्लोज टेस्ट आता है, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है, मैं भी ये सामने कैमरे के सामने कर रहा हूँ कि जो टीचर, मतलब कि वैसे लोग, टीचर हो या छात्र हो, जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को बनाते हैं ना, किसी अरेंजमेंट वाले सेंटेंस वगैरह को, मतलब कि क्लोज टेस्ट वाले को, तो अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो अगर रटा रटाई चीज़ है, बहुत आसान है, तो 5 में 5 बनाएंगे। और नहीं तो अगर 5 है तो 4 3, अगर 10 है तो 8 9, 7 8 9, इस तरह से चलता है। एक गलती मिस होता है, क्यों? क्योंकि यदि आप सब कुछ रट गए तब तो बात ही अलग है, लेकिन यदि आप प्रोग्रेस पे हैं, यदि आप सीख रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप 7 8 9 इतना आप बनाइएगा 10 में। अगर 5 है तो 3 4, कभी 5 बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाती है, रख लीजिए तो बन जाएगी। ये चीज़ दिमाग में रख लो, क्योंकि परफेक्शन समय पे आती है, अभ्यास पे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसके 3 टाइप्स है, और तीनों टाइप में मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट के रूप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी प्रश्न लिखूंगा। जैसे प्रश्न आपके पास एस पी बख्शी की बुक की किताब हो सकती है, एक आती है एस चंद्र की, आर एस अग्रवाल की किताब। मेरे पास एक बुक नहीं अवेलेबल है, मेरे पास उसका पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं, मेरे पास टैब है तो उस पर मैंने पीडीएफ फॉर्म ले रखी है। उस पीडीएफ फॉर्म को मैं क्या करूँगा, आपको प्रश्न वहाँ लिख के डील करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कुछ 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़ जाए सेंटेंस लिखने में, लेकिन मैं ऐसा चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा, फिर सेंटेंस आपके सामने होंगे तुरंत। ठीक है, तो बस वेट कीजिए आप। थैंक यू। ठीक है, तो प्रश्न ये है, देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न का देखिए क्या स्टार्टिंग, अभी जो मैं बता रहा था ना सबसे पहला टाइप में, तो ये सबसे पहले टाइप का प्रश्न है। लिखा हुआ है व्हेन यू पी विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, क्यू read the 4 sentences in your textbook and decide R to the statement you have heard, yes here a statement। अब ये प्रश्न जो है सीडीएस 1994 में की प्रश्न है, बहुत पुरानी प्रश्न है, तो हमको सीखना है बस, प्रश्न कब की है उससे मतलब नहीं है। अब देखो करना क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को क्या करना है, हमें अरेंज करके लिखना है। अब देखो समझो, सबसे पहले देखो इस जो बनाते हैं ना, जब अप्लाइड फॉर्म में जब बनाते हैं तो करना पहले क्या है, पहले सेंटेंस एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि जो अरेंजमेंट है वो कैसा दिया हुआ है, एस क्यू एस आर पी क्यू, एस क्यू पी आर, एस पी क्यू आर और क्यू पी एस आर। अब एक चीज समझना क्या है कि 3 जो स्टेटमेंट है वो किससे स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है ना। 3 स्टेटमेंट किससे स्टार्ट है, 3 स्टेटमेंट एस से स्टार्ट है, और एक स्टेटमेंट क्यू से स्टार्ट है। अब देखो ऑड है ना, ऑड क्या है इसमें, ये क्यू है, बाकी 3 एस से है। अब देखो एक चक्कर क्या है, अब चक्कर इसमें समझना क्या है, कैसे आप फंसिएगा, कैसे आप फंस सकते हैं, कैसे हम भी फंस सकते हैं, आप भी फंस सकते हैं। व्हेन के बाद दिया हुआ यू, व्हेन जब सेंटेंस के बीच में हो जनरली तो कब, और जब शुरू में हो तो जब, मतलब कंडीशन एक तरह से शो करता है। ठीक है, व्हेन यू, अब यू क्या है यहाँ पे भाई, यू क्या है, यू यहाँ पे हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है, और जब ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस कंप्लीमेंट होता है, यही चीज हो सकता है सेंटेंस में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू आ गया। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब जब सब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए, भर होना चाहिए ना, चलो ठीक है भर होना चाहिए। अब भर आएगा तो आर और ये होना चाहिए, 2 वर्ब है, एक वर्ब क्यू वाला सेक्शन है, एक वर्ब एस वाला सेक्शन है, और हमारे पास ऑप्शन भी 2 ही है वर्ब वाले।
यस और क्यू वाले हैं। अब देखो कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि सर यहाँ पे जो विच लिखा हुआ है, जो विच है, विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन तो लेता है अपने साथ, यूज करता है, आप यू के साथ ये नहीं क्यों कर सकते? पहला चीज तो देखो बाबू, नीचे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई है पी से स्टार्टिंग होने वाला? नहीं है। चलो पी से ऑप्शन नहीं है, मान लो कि किसी ने चतुराई की होगी, नहीं लिखा होगा। अगर हमारा ज्ञान बोलता है कि सर यू के साथ तो विच हम लगा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो देखो एक चीज जान लो कि विच किसके साथ लगता है? विच लगता है व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि वस्तु के साथ लगता है। हु लगता है व्यक्ति के साथ, और यू क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो यू के साथ तो विच आएगा ही नहीं। बेसिकली जो नॉर्मल एक ज्ञान है, तो यू के साथ तो विच आएगा ही नहीं। चलो तो ये पीस है भी नहीं, तो ये तो स्टार्टिंग होगा नहीं, इसको काटता हूं। अब देखो दो चीज है, रीड है और हियर है। अब यहां पे कोई बोल सकता है कि सर आर से आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया? तो यू टू द स्टेटमेंट, तो देखो भाई जब यू किए हो तो यू के बाद क्या दोगे तुम? अभी सेंटेंस शुरू ही हो रहा है, और जब सेंटेंस शुरू होगा तो वर्ब तो बेसिकली दोगे ना, तो आर से भी स्टार्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो जब आर से नहीं होगा और ये और पी से नहीं होगा, तो हमारे पास तो दो ऑप्शन पहले से ऑलरेडी मिले हुए हैं, यस से होंगे और डी से होंगे, सॉरी क्यू से होंगे। अब देखिए एक दिमाग में लगाता हूं मैं, पहले ये क्यू ना चेक कर लूं कि क्यू वाला सेक्शन जो है वो आंसर होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्यू में एक ही ऑप्शन है। अब यस वाले हमको 3 चुनना पड़ेगा, ए का यस देखो, 2 का यस देखो, बी का यस देखो, सी का यस देखो, डी में एस है ही नहीं, क्यू है, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं। चलो क्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीड है और यहाँ पे हियर है, तो वर्ब दो जगह है, और सब्जेक्ट के साथ आना क्या चीज है? वर्ब है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ किस चीज से? सबसे अंतिम वाले से, किससे? डी से, मतलब क्यू वाले से। ये तो व्हेन यू रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक, जब आप पढ़ते हैं 4 वाक्य इन योर टेक्स्ट बुक, अपनी पाठ्यपुस्तक में, एंड डिसाइड, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, डिसाइड क्या करते हैं? अब जब आप पढ़ते हैं, देखो अब जब यहां कोई पढ़ते हैं एंड डिसाइड, तो डिसाइड करते हैं तो क्या करते हैं भाई? डिसाइड किस चीज का निर्णय करते हैं? कुछ करने का, हंसने का, रोने का, जाने का, नाचने का, गाने का, क्या करते हैं आप? होना चाहिए ना ये। तो अब देखो डिसाइड के बाद क्या होना चाहिए? डिसाइड के बाद आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डिसाइड के बाद क्या देगा। ठीक है, डिसाइड है ना, डिसाइड के बाद क्या देगा? अब डिसाइड यहां पे है, तो डिसाइड के बाद वर्ब देगा, क्योंकि आई जैसे बोलता है ना, आई वांट टू, तो गो करते हैं, तो वांट के बाद टू गो, तो वर्ब जब आता है तो एक वर्ब होगा सिंगल, उसके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो मेन वर्ब नहीं होगा, क्या होगा? वो इंफिनिटिव के फॉर्म में आएगा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है 2 + V1 वाला? तो ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड। अब क्यू के बाद क्या है भाई? तो क्यू के बाद पी है। व्हेन यू ये रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड, फिर आप पी है, तो पी क्या होगा? विच वन इज, एंड डिसाइड विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, और आप क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि विच किसके लिए आता है? विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? कोई पहले कोई सब्जेक्ट होगा ना, कोई नाउन होगा ना, कुछ होगा ना, तो उसके लिए आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिसाइड, और डिसाइड क्या है? वर्ब है। तो भाई जब डिसाइड वर्ब है, तो डिसाइड के साथ आप इसको कैसे रख सकते हैं? आप अगर इसको कैसे रख सकते हैं? डिसाइड इसके साथ जो अगर आप विच कीजिएगा, तो डिसाइड के साथ विच कैसे कर दोगे? क्यू के बाद पी कैसे करोगे? क्योंकि क्यू के बाद अगर पी करते हो आप, तो यहाँ तो वर्ब है और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्यू के बाद पी आएंगे। चलो मानता हूं, अगर आप चाहते हैं कैन डिसाइड, तो इसको भर लेके अगर आप सेंटेंस को इस तरह से अलग कर सकते हैं, तो डिसाइड विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अगर आप चाहें तो इसके बगल में पूरे सेंटेंस के लिए विच ला सकते हैं, इस स्टेटमेंट 4 सेंटेंस के लिए। रीड इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड विच वन। हाँ, 4 में से तो विच वन कर सकते हैं। ये विच वन अगर पूरा हो जाए तो सब में से एक चुनने के लिए आप यूज यहाँ पे अगर दोनों को एक साथ ले जाए तब कर सकते हैं। क्योंकि अगर विच सिर्फ अकेले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे होता, तो आप समझते कि विच के बाद तुरंत क्या होता? एक्सरी वर्ब रहता। लेकिन ये पूरा विच वन दिया हुआ, मतलब कौन सा एक, ठीक है, 4 में से कौन सा एक।
तो विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, ठीक है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब चलो क्यू के बाद पी, पी के बाद क्या है, यस है, हियर ए स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे मीनिंग के बाद फिर हियर कैसे आ जाएगा, मीनिंग के बाद तुरंत हियर कैसे आ जाएगा, क्लोजेस्ट इन मीनिंग हियर स्टेटमेंट। तो इसका इसके साथ यहां तक तो मान सकते हैं कि क्यू के बाद पी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ पे क्यू के बाद पी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, यहां तक मैं सहमत हूं कि क्यू के बाद पी आएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद मीनिंग के बाद तुरंत भर्व आ जाना, भर्व के लिए सब्जेक्ट चाहिए ना, कुछ है तो नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दो तक तो चला था, ये चीज और ध्यान रखना कि क्यू के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब मैं यहां ध्यान से एक चीज देखूं तो क्यू के बाद पी आ रहा है, और अगर आप एकदम बेसिक में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो अगर जब मैं बोला पी क्यू के बाद पी आ रहा है तो देखो तो क्यू के बाद पी कहाँ आ रहा है, क्यू के बाद पी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्यू के बाद पी। तो एक अंदाज बताता हूं कि आंसर यहीं से होगा, हमको जहां तक लग रहा है क्यू के बाद पी है, नहीं है, यहाँ भी गलत, क्यू के बाद पी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी गलत। तो एक मेरा जो होता है ना सिक्स सेंस, ये बता रहा है कि आंसर कौन सा आना चाहिए, बी वाला एक्सरसाइज। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, अभी जो ग्रामर हमने आगे पढ़ा तो हमने देखा कि क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा। हो सकता है ये आंसर नहीं हो, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, एक जजमेंटल जो निगाह होता है ना वो दिख रहा है कि चलो ये भर है तो भर से स्टार्टिंग है, क्योंकि बाद पी आएगा, खत्म। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, आपको अब क्या करना है, आपको अब इससे शुरुआत नहीं करना है, आपके साथ ये भी शुरुआत नहीं, आप शुरुआत किससे करेंगे, यस से करेंगे। और यस के साथ चक्कर क्या है, यहाँ भर्व है, चलिए ठीक है, क्योंकि दो ही जगह भर्व था, क्यू के जगह के पास था और यस के पास था। तो व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट, जब आप किसी एक स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, सुनते हैं, व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट। अब देखो यस के बाद क्या क्या चक्कर चल रहा है, यस के बाद आर का चक्कर है और इसके बाद पी का चक्कर है। अब देखो व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट है ना, तो पहला चक्कर क्या है, आर वाला चक्कर है। व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट टू द स्टेटमेंट यू हैव हर्ड, मतलब क्या कोई रिलेशन बन रहा है नहीं, जब आप एक स्टेटमेंट कथन सुनते हैं टू द स्टेटमेंट, क्या टू द स्टेटमेंट, कुछ नहीं, तो ये तो कभी आएगा नहीं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ होना चाहिए सेंटेंस, तो ये खत्म। बी और सी में देखते हैं कि एस से स्टार्ट है, और इसके बाद क्यूपी वाला सेक्शन तो ये पता है, इसको छोड़ते हैं, पहले हम आते हैं सी पर, इसके बाद पी करते हैं। तो व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट विच वन इज क्लोजेस्ट, तो भाई कुछ पूछेगा तब ना कि विच वन क्लोजेस्ट, आपसे पूछेगा तब ना कि कौन क्लोज है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके हिसाब से ए गलत हुआ, सी गलत हुआ, डी गलत हुआ, बचा कौन सा ऑप्शन, बी। अब तो इसको सही होना ही पड़ेगा, कैसे सही होगा, तो व्हेन यू, अब स्टार्ट करो यस से, व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट, जब आप एक कथन सुनते हैं क्या करेंगे आप, क्यू से स्टार्ट करो, रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड। तो क्या कीजिए, पढ़िए 4 वाक्यों को अपने टेक्स्ट बुक में और डिसाइड कीजिए कि विच वन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द स्टेटमेंट यू हैव हर्ड। तो सुनिए कि कौन, अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि ये देखो सेंटेंस कैसे लॉजिकली फिट बैठ रहा है कि जब आप हियर स्टेटमेंट, जब आप एक स्टेटमेंट सुनते हैं और सेंटेंस अंतिम वो यही किया, देखो अंतिम में आर जो लास्ट पॉइंट है, टू द स्टेटमेंट यू हैव हर्ड, जो आपने सुना है। तो जब यहाँ पे सुनते हैं तो सुना है, इसका मतलब यस से स्टार्टिंग और आर सबसे अंतिम में, यस से स्टार्ट और आर से अंत। अब यहाँ से देखो फंसते, अगर इस दोनों को रिलेशन खाली बनाते आप तो यस से स्टार्टिंग और आर से अंत कहाँ है, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सी तो पहले कर चुका है, इसका आंसर कौन आएगा, बी नंबर आएगा, यस क्यू पी आर। मतलब कि व्हेन यू हियर ए स्टेटमेंट रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक and decide which one is closest in meaning to the statement you have heard। ठीक है, तो प्रयास आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और नहीं तो फिर से आप इसके रिपीटेशन को देखिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके, ठीक है, पहले प्रश्न के बाद मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आसान था, ये भी आसान है, समझो। थिक ग्लास में which are available of the home bottle cutlers in many large stores, but any fine be cut with one glass requires personal attention। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, पहले टाइप में था कि एक प्रश्न ऊपर लिखा हुआ था, एक मतलब एक लाइन, उसके बाद 5-4 वर्ड्स थे अलग अलग PQRS नंबर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पहला और लास्ट 6th
ये दिया हुआ है, मतलब कि आपको पहले से ऑलरेडी दो सेंटेंस दिए हुए हैं, मतलब कि ये पहले हैं और ये सबसे अंत वाले हैं। अब इसके साथ सेट करना है आपको कि ये कौन से ऑप्शंस आएंगे। बहुत आसान है, और आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है, या खुद मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैं भी इन चीज़ों की तैयारी की है मैंने भी, और अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ाई की कर रहा हूँ। सफलता मिले ना मिले लगे रहना है, क्योंकि जब तक नहीं मिलता तब तक लगे रहो, क्योंकि असफल लोगों की तो पहचान समाज में कैसी होती है मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि असफल की कोई पहचान नहीं, बस एक असफल होता है और उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो मैं तो सबसे भगवान से भी चाहूंगा कि सब लोग सफल हो, ऐसा मेरा प्रयास है। अगर आप लोग सफल है तो मैं भी सफल हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। लेक्चर तो होते रहेंगे जिंदगी भर, ये सबसे आसान काम है बोलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो एक चीज जो मैंने शुरू से कहा था, PQRS, ये थोड़ा सा आसान भी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। क्यों टफ हो सकता है, क्यों ट्रिकी? क्योंकि आपको बस एक से एक पार्ट खोजने हैं कि कौन सा सही है, बाकी आपका काम फिनिश हो गया। समझे ना? सबसे आसान है और नहीं तो सबसे टफ है। अब देखो समझो कैसे टफ कैसे होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि अगर पी से स्टार्ट करते हैं, विच आर अवेलेबल, तो आप देखो पी से क्यों स्टार्ट करेंगे भाई, PSRQ, पी से क्यों स्टार्ट करेंगे? अब देखो क्यों स्टार्ट करें और क्यों नहीं करेंगे। स्टार्ट पी से करेंगे, विच लगा हुआ है, और विच का मतलब सामान्यतः विच के बाद क्या लगा हुआ है, एक्सलरी वर्ब, और विच के बाद एक्सलरी वर्ब लगने, अब देखो जैसे ग्रामर कैसे अप्लाई होते हैं, समझ गए ना, ग्रामर कैसे आपका हेल्प करेगा इस चीज में। विच के बाद क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि विच के पहले जो आने वाला है वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई वस्तु है, पहला चीज। दूसरा, जो वस्तु है वो क्या है, प्लूरल है, और वो आएगा कब, तो पी से पहले आएगा। इसका मतलब पी के पहले जो आएगा वो अपने साथ प्लूरल लेके आएगा, जो अपने साथ क्या लेके आएगा, प्लूरल लेके आएगा। इसका मतलब है कि विच के पहले जो आएगा प्लूरल होगा। अब देखो मैं एक तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे समझते जाना एक एक बात। अब पी के पहले जो आएगा प्लूरल लेके आएगा, कौन से सेंटेंस में प्लूरल है, देखो तो कोई है ऐसा जो प्लूरल दिख रहा हो तुमको, कहीं बताओ प्लूरल है, अंतिम में प्लूरल चाहिए। तो देखो और प्लूरल में क्या चीज, नाउन ना, यहाँ फाइन एडजेक्टिव है। देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, कटलर है, बोटल कटलर है ना। अब बोटल कटलर जो है, कटलर क्या है, नाउन है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चक्कर फिट है कि क्यों के बाद क्या आएगा, पी है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना चाहिए। विच लगा हुआ है, यहाँ आर है, अगर प्लूरल है इसका मतलब विच है, और विच का मतलब इसके पहले क्या होना चाहिए, कोई वस्तु, और जैसे कोई वस्तु तो कैसा वस्तु, कैसा थिंग, तो प्लूरल। तो प्लूरल में कौन सा, क्यों में तो स्टार्ट है प्लूरल में। तो चलिए इसका मतलब क्यों के बाद पी आएगा। एक चीज समझो, क्यू से क्यों स्टार्ट नहीं हो, पी से क्यों स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि थिक ग्लास में, और में अपने आप में क्या है, मॉडल वर्ब है, और जब मॉडल वर्ब है तो उसके बाद क्या आ सकता है, अगर वर्ब आएगा, अगर मॉडल के बाद तुरंत वर्ब देंगे तो V1, यदि कोई दूसरा चीज बी वगैरह देते हैं तो बी के बाद क्या आता है, V3 आता है, ये ना आ सकता है, और तो कुछ आएगा नहीं। तो अब देखो मे के बाद V1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है हमको, तो बी कौन सा दिख रहा है, यस दिख रहा है। इसका मतलब है कि मे के बाद कौन आएगा, एस आएगा, बी आएगा, मतलब तो यस किससे स्टार्ट हो रहा है, सबसे अंतिम वाले। तो देखो बाबू ये तो धन्यवाद बहुत अच्छा से मिल गया, यस के बाद चलो मतलब शुरू में यस कर देंगे ना, क्योंकि मे के बाद दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्या उपाय नहीं है, क्योंकि बी है और कट 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 होता है, तो बी के बाद भीतर दिया हुआ है, तो यस से स्टार्ट करो। अब देखो मैंने एक बात तुमको बोला था ना, क्या बोला था, कि क्यू के बाद हर हाल में क्या आएगा, पी आएगा, और देखो क्यू के बाद क्या यहाँ पे है, मेरी बात सही हुई ना, क्यू के बाद पी है। अब जब क्यू के बाद पी है तो सेट करते हैं, ठीक है, ग्लास में वी कट विथ वन, अब क्या होगा, वन ऑफ दी होम बॉटल कटलर्स विच आर अवेलेबल, और अवेलेबल है तो कहाँ, अवेलेबल इन होता है ना प्रीपोजिशन, अवेलेबल इन फलना जगह, अवेलेबल इन चिल्ला जगह, तो अवेलेबल इन, ये इन आना चाहिए ना। अब देखो इन कहाँ है, यहाँ इन है ना आर में, तो पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, और जब पी के बाद आर आएगा तो यस से स्टार्ट करो ना यार, तो यस क्यू पी आर, और एस क्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो लग रहा है ना कि आसान है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ऐसे ही बस सीखते जाना है और बनाते जाना है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, देयर इज अ फैशन nowadays as an evil
who is born with a silver spoon to bewail poverty and to pity the young man in his mouth. देखो, अब अगर बनाने की बात की जाए तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो एक ऑप्शन पी से स्टार्ट है, दूसरा आर, फिर एस। इसका मतलब कि क्यू से स्टार्ट सेंटेंस नहीं होगा। मतलब क्या है, मतलब है कि क्यू से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और जब क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी क्यू, ये तो आर था, सॉरी क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब यहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये वाला ये क्यू था। और एक चीज और ध्यान रखो कि देखो दो सेंटेंस में से तीन, पी से एक सेंटेंस स्टार्ट किस लास्ट किससे हो रहा है, पी से, लेकिन तीन के तीन सेंटेंस लास्ट किससे हो रहे हैं, क्यू से लास्ट हो रहे हैं। क्या पी से सेंटेंस लास्ट हो सकता है, पी से सेंटेंस लास्ट हो सकता है, एज एन इविल, एज एन इविल, एक बुराई ग्रुप में। क्या है बुराई है भाई, तो अभी तक तो बुराई का नाम द यंग मैन एज एन इविल नहीं हो सकता है। हाँ, पॉवर्टी को आप इविल बोल सकते हैं। पॉवर्टी क्या है, एक क्या है, इविल है, एक बुराई है, गरीबी एक बुराई है। तो आर के बाद पी तो आप कर सकते हैं, पॉवर्टी को बुराई मान सकते हैं, तो आर के बाद क्या कर सकते हैं, आर के बाद पी हो सकता है। तो आर के बाद पी तो हो सकता है, लेकिन पी अंत में हो जाए तो आर तो होना चाहिए ना, आर है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये सेक्शन नहीं चल सकता है यहाँ पे। ये पी वाला अंतिम वाला है, चलो इसको छोड़ते हैं, अंतिम से तो समझ में नहीं आएगा, ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक चीज तो समझ में आया कि पॉवर्टी एज एन इविल हो सकता है। चलो, तो आर के बाद पी आ सकता है ना। अब आर के बाद पी देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे आर के बाद पी है नहीं है, एकदम क्लोज होना चाहिए दोनों साथ साथ। आर के बाद पी है नहीं है, आर के बाद पी है कहाँ, आर के बाद पी यहाँ है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि आर के बाद पी यहाँ किसमें, बी सेक्शन में, क्या आर के बाद क्या होगा, पी होगा। चलो इसको छोड़ो। अब देखो एक चीज मैं और देखने के लिए तुमको बताता हूँ कैसे। अभी तो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि इडियम्स एंड फ्रेज कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखो, हु इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, लिखा हुआ है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ये क्या है, एक इडियम्स है। इसका मतलब होता है बड़े घर में या खाते पीते घर में जन्म लेना। इसका मतलब है कि क्यू लास्ट होगा, और क्यू के बाद क्या होगा, ये तो पक्का है कि क्यू लास्ट होगा, क्यू क्या होगा, लास्ट होगा। और क्यू लास्ट होगा इसका मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही जा रहा है भाई, मेरा ए भी सही जा रहा है, और फिर बी भी सही जा रहा है, और डी भी। और पहले से ही पता है कि क्यू सबसे अंतिम में है, तो ये तो पक्का समझ में आ गया कि अगर पी अंतिम में नहीं हो रहा है इसका मतलब क्यू अंतिम में होगा। तो ये तो लॉजिकली इसको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। अब देखो, अब इसके में दिमाग लगाना नहीं है तो क्यू के पहले भी है चक्कर है, क्योंकि पहले दो जगह आर लगा हुआ है और एक जगह क्यू के साथ क्या है, एस लगा हुआ है। अब फंसोगे कि एस लगेगा क्यू के पहले या आर। तो देखो एक चीज, बेसिक चीज समझो, क्योंकि क्यू स्टार्टिंग किससे हो रहा था, क्यू हो रहा था स्टार्टिंग हु से, और हु का मतलब कौन, आदमी ना, और आदमी का मतलब कौन सा आदमी, देखो कहाँ पे है, नाउडेज आदमी है नहीं है, इविल आदमी है नहीं है, आदमी कौन है, यंग मैन है, द यंग मैन, ये आदमी है। इसका मतलब कि यस के बाद क्या होगा, यस के बाद क्यू होगा, तो यस के बाद क्यू होगा। अब यस के बाद क्यू होगा तो कौन से ऑप्शन में यस के बाद क्यू है, देखो तो यस के बाद क्यू यहाँ भी नहीं है, यस के बाद क्यू यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ तो पी है ही नहीं, तो पहले कट चुका है, इसको खत्म करो। इसके बाद क्यू यहाँ पे है नहीं है, इसका मतलब इसके बाद क्यू कहाँ है, इसके बाद क्यू बी ऑप्शन में है। तो कहीं ना कहीं क्यू अंतिम हो रहा है, इसके बाद क्यू आ रहा है, ये साथ साथ आ रहे हैं। अब देखो जब यहाँ पे क्यू आ गया तो यहाँ पे पीटी द यंग मैन। अब एंड है तो देयर इज अ फैशन नाउ डेज, क्या करना, टू बिवेल पॉवर्टी एज एन इविल एंड टू पीटी द यंग मैन हु इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो क्या करना, पॉवर्टी को बुरा दिखाना, इस तरह का सेंटेंस है कुछ। तो क्या हो सकता है, फैशन नाउअडेज। अब उसके बाद क्या होगा, क्या फैशन है, तो ऐसा करना, कोई वर्ब आएगा तो आर से स्टार्ट कर सकता है सेंटेंस को, और आर से स्टार्ट करने का मतलब कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ये करो या ये करो, कौन सा करो, दोनों चलते हैं, चलो ये दोनों सही हो सकता है भाई, मानते हैं, तो आर से स्टार्ट करो। तो टू बिवेल पॉवर्टी, अभी तो मैंने एक बात बोली थी कि आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद पी आएगा, यहाँ पे लिखा था ना आर के बाद पी आएगा, तो
और के बाद पी आएगा, इसका मतलब आर के बाद पी और इसके बाद क्यू, तो मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ में आया ना कैसे कैसे यूज होते हैं। तो पहले हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से छाटा हु और यहाँ से छाटा कौन, यंग मैन की, इसके बाद वो आएगा। फिर यहाँ से पॉवर्टी था तो यहाँ पे एज एन इविल को माना इसको, थोड़ा सा अगर नो कॉमन सेंस है। फिर यहाँ पे देखा कि स्पून है तो इन माउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाते हैं हम। कभी कभी इन सब चीज़ों की मदद ली जाती है, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेज है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर अभी 3 प्रश्न है, मैं 5 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। टिपिकल प्रकाश पादुकोण डे or even a game of tennis starts off on some days with an early morning। अब देखो करना क्या है, एक पूरा ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, वो एक अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, शायद ये दीपिका पादुकोण के फादर है, प्रकाश पादुकोण। और डे मतलब दिन, मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है, उनका एक जो सामान्य दिन, जैसा जो टिपिकल डे उनका निकलता है वो कैसे होता है, तो शायद उसके लिए शुरू होता है कैसे। तो देखो स्टार्ट क्या करना है, 2 सेंटेंस है, आर से और क्यू से। आर से इसलिए क्योंकि ऑन सम डेज, ए टिपिकल प्रकाश पादुकोण डे ऑन सम डेज। तो ऑन सम डेज, क्या ऑन सम डेज, पहले तो बताओ कि क्या बता रहे हो तुम। तो इसका मतलब आर से स्टार्ट होगा नहीं, स्टार्ट किससे करेंगे, क्यू से करेंगे। तो स्टार्ट ऑफ मतलब शुरू होना, तो चल सकता है कि एक जो प्रकाश पादुकोण का डे, जो टिपिकल डे मतलब उनका जो दैनिक जीवन में जो दिन चलता है वो कैसा स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो स्टार्ट ऑफ किसके साथ, तो देखो क्यू के साथ एस ही दिया हुआ है, तो विथ एन अर्ली मॉर्निंग, क्या विथ एन अर्ली मॉर्निंग, कौन सा अर्ली मॉर्निंग, विथ एन स्टार्ट्स ऑफ विथ एन अर्ली मॉर्निंग। इसमें कुछ और दिया हुआ है, विथ एन अर्ली मॉर्निंग, और कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ नहीं है। चलो ठीक है, देखता हूँ। क्यूएस दोनों जो दिया हुआ है, विथ एन अर्ली मॉर्निंग, शुरू बहुत सवेरे से होता है स्टार्ट। और क्या कर सकते हो तुम, ऑन सम डेज तो करोगे नहीं, और इवन ए गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज, और या तो किसी दिन क्या होता है, किसी दिन, और ऑन सम डेज इवन ए गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज, या किसी दिन गेम ऑफ टेनिस से शुरुआत होता है। अब किसी दिन उनका दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और किसी दिन किसी से शुरू होता है, टेनिस के खेल से शुरू होता है, यही तो बताना चाह रहा है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं दिया हुआ, तो क्यों के बाद एस आएगा, क्यों के बाद एस आएगा, क्योंकि आर से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑन सम डेज किसके लिए बता रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ भी डे कैसे दोनों एक साथ लॉजिक लगता नहीं है। तो ये तो पहले खत्म हो गया और बचा क्यूएस, तो क्यूएस साथ साथ चल रहा है। अब पी आर और आरपी में अगर आप आर पहले करते हैं ऑन सम डेज और इवन इन गेम ऑफ टेनिस, क्या तो ये हो सकता है कि और इवन ए गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज, किसी दिन में, ठीक है। तो आप पी के बाद आर रखिए और पी के बाद आर नहीं, ऑन सम डेज ये स्टार्ट ऑफ विथ एन अर्ली ऑन सम डेज और इवन ऑन और ए गेम ऑफ टेनिस। तो ऑप्शन आपका कौन सा देगा, 4 का ऑप्शन आपका देगा आंसर में, यहाँ पे 4 का नंबर देगा। ये आर स्टार्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि आर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे आर के और पी में, क्योंकि अगर आर करते हैं तो ऑन सम डेज क्या, अभी तो यही कंफ्यूजन था ना इसके पहले। तो इसका मतलब आर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे बल्कि क्या स्टार्ट होगा, पी से होगा, कि ए टिपिकल प्रकाश पादुकोण डे स्टार्ट्स ऑफ विथ एन अर्ली मॉर्निंग और इवन ए गेम ऑफ टेनिस ऑन सम, या तो ऐसे स्टार्ट होता है बहुत सवेरे और या तो टेनिस के गेम के साथ। ये और जो है दो एक लॉजिकल चीज को जोड़ रहा है, या तो विथ एन अर्ली मॉर्निंग और इवन ए गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, क्यूएस पी आर, ऑप्शन ए होगा, न कि पी, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा होता है कभी कभी, और कभी कभी क्या जब यूज हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आते हैं। 4 हुए हैं, एक और मैं बता दूं, ठीक है। तो 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, फिर लिखा हुआ है, हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ इन अ कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, ये देश का नाम है। देयर रूल्ड, यहाँ रूल्ड लिखा हुआ है, दे रूल्ड अ नोबल किंग एंड 7 daughters, pretty, graceful and well versed in fine arts। ऑप्शन देखिएगा, पी एस क्यू आर, क्यू आर पी एस, आर पी एस क्यू और एस क्यू आर पी। यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन है,
देखो सबसे आसान वाला, एक दूसरा नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया था, एक पी से स्टार्ट है, एक क्यू से, एक आर से और एस से। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक प्रश्न, कोई एक ऑप्शन आप बनाते हैं और उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। अब देखो यहाँ पे ये चीज कहीं भी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ, और एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है इसको आप कहीं कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब इसको बिना, इसको मान लो कि सेंटेंस सबसे अंतिम में लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, इसको कहीं भी डाल सकते हो। एडवर्ब ऑफ टाइम है, कहीं एडवर्ब प्लेस है, कहीं डाल सकते हो। तो अब देखो, अब मेन क्या समझना है कि हु लिव्ड कर दिया पहला में, और हु लिव्ड करने का मतलब है कि पी से स्टार्ट करोगे, कौन हु, किसके लिए, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा, इन ए कंट्री, अब स्टार्ट ही करोगे, इन ए कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, क्या अगर ये करोगे एक कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, तो ये जगह का नाम है, तो ये टाइम था और ये प्लेस था, ये मान लो ये प्लेस हो गया और ये बता रहा है टाइम। तो इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, यहाँ तक तो मानते हैं। देयर रूल्ड ए नोबल किंग, एक बहुत ही प्रतापी नोबल किंग, अच्छा राजा। और कौन, देयर रूल्ड ए नोबल किंग। अब देखो क्या है, अब नोबल किंग के लिए हु है ना दिया हुआ, लिव्ड, तो नोबल किंग जो रहता था, तो आप चाहें तो आर के बाद पी कर सकते हैं, हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ, और किसके साथ, एंड 7 डॉटर्स, और 7 बेटियों के साथ। तो पी के बाद क्या करोगे, जब पत्नी है तो बच्चे भी होंगे उसके, और जब बच्चे होंगे तो पी के बाद क्या करोगे, यस करोगे। तो इसका मतलब है कि आर यस पी। और वो बच्चे कैसे हैं, तो प्रेटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट्स, तो ये अंतिम हो जाएगा, पी सबसे लास्ट होगा, क्योंकि पी क्या कर रहा है, इन सब वर्चुअस वाइफ, और ये सॉरी यस जो होगा ना 7 डॉक्टर, तो यस लास्ट करोगे। और पी कहाँ जाएगा, पी आएगा किसके बाद, पी आएगा आर के बाद, तो आर के बाद पी करो, आर पी यस। और अब देखो चक्कर क्या है, क्यू कहाँ आएगा भाई, तो इन्हें कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, ये जगह का नाम है। अगर आप आरपीएस करोगे तो आरपीएस है यहाँ दिया हुआ, हाँ आरपीएस है यहाँ पे दिया हुआ, आरपीएस यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट में क्यू होगा, इन कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू। देखो अब एक काम आप कर सकते हो, या तो इसको टाइम के साथ साथ डाल दो, या तो सबसे अंतिम में डालो। सबसे अंतिम में डालोगे तो इन कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू। अब ये समय के साथ से अगर प्लेस को डालोगे तो पहले इतना बजे इतना जगह पे आइए, ये होता है ना, तो पहले टाइम फिर प्लेस, तो पहले टाइम तो ऊपर दिया हुआ ही है ही, तो चाहो तो इसके बाद तुरंत क्या करो, आप प्लेस पुट कर दो। तो इसका मतलब होगा कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू देर बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत साल पहले अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, उसी तरह से बहुत साल पहले चिनचिनचू में क्या था, एक राजा रहा करते थे, कंट्री नाम था जिसका नाम चिनचिनचू था, एक राजा रहा करते थे। इसका मतलब है कि पहले क्या करोगे आप, आरपीएस तो होगा, क्यू अंतिम में डाल के क्यू कहाँ करना है, शुरू में डाल देना है, और क्यू आरपीएस, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ये वाला। आर से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर देयर रूल्ड है, अगर आर करोगे तो आर से यस क्यू वाला जो सेक्शन है ना, आर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यू वाला सेक्शन कहाँ चल जाएगा, क्यू वाला सेक्शन पीछे चल जाएगा। और जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके बगल में प्लेस डाल दो, अरेंजमेंट सही होगा एडवर्ब वाला। एस क्यू आर पी ये तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बाद क्यू फिर डालो, फिर आर डालो, फिर डालो पी, क्यू आर पी, तो यहाँ पे सेक्शन में सर आया था ना क्यू आर पी, लेकिन क्यू आर पी तो है, लेकिन एस शुरू में नहीं होगा, एस तो बाद में होगा, यहाँ भी एस था तो बाद में था, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, बी। तो मैंने 5 प्रश्न आपके लिए सॉल्व किए। अब आप प्रयास कीजिए कि इस तरह के प्रश्न जहां भी आए इस तरह के अरेंजमेंट लगा के आप बुद्धि लगा के बनाइए, आराम से बनेंगे। किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले तो आप इन 5 को समझ लीजिए फिर से कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूल मैंने अप्लाई किया है और कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने अपनाया है, क्योंकि वो जरूरी है। आप सिर्फ एक एक वर्ड देखते जाइएगा ना, जैसे यहाँ पे क्या था, हु था, अब जब हु था तो कोई व्यक्ति आना चाहिए, और व्यक्ति कहाँ पे है, तो व्यक्ति यहाँ डॉक्टर्स के लिए भी है और नोबल किंग के लिए भी है, तो डॉक्टर्स के साथ एंड लगा हुआ है, इसका मतलब पहले वाइफ तब ना डॉक्टर, तो यहाँ पे वाइफ फर्स्ट में पी, तो पी के साथ यस आ गया। अब आर अकेले लिव्ड है तो ये किंग है, तो हु यहाँ पे लग गया। तो ये सब ग्रामर के रूल्स भी अप्लाइड होते हैं इसमें, तो ठीक है, इसके आगे आप देखिएगा। धन्यवाद।